हेलो बच्चों, तो हम स्टार्ट करने वाले पंचकर्म यानी स्वास्थ्य एंड आतुरा। ये पंचकर्म का सेकंड टॉपिक होने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे एक एक करके एक टॉपिक कवर करेंगे। स्वस्थ एवं आतुर में पंचकर्म का महत्व। तो पंचकर्म का महत्व क्या है? पंचकर्म के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और पंचकर्म के द्वारा शारीरिक शुद्धि भी कर सकते हैं और पंचकर्म के द्वारा रोगों का नाश कर सकते हैं। ये पंचकर्म का महत्व हो गया स्वस्थ एवं आतुर रोगों में। सबसे पहले क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च, और शरीर की शुद्धि भी कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में पंचकर्म का महत्व देगा। मलापहम रोगहरम बलवड़ प्रसादनम पीतवा संशोधनम काले सम्यक आयुषो उज्जते चिरम। मतलब क्या है? यदि पंचकर्म का सम्यक रूप से प्रयोग किया जाता है तो मल को बाहर निकालता है, रोगों को दूर करता है, बल बाण एवं इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला है। ठीक है, और यदि सम्यक मात्रा में शोधन पंचकर्म किया जाए तो व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त करता है। मतलब सम्यक आयुषो उज्जते चिरम, लंबी आयु को जीता है। स्वस्थ व्यक्ति में पंचकर्म दिनचर्या में कर सकते हैं। पंचकर्म दिनचर्या ऋतुचर्या आधारणीय वेगों के धारण से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो पंचकर्म का दिनचर्या में प्रयोग। अभ्यंग करेंगे तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? शिरो अभ्यंग करेंगे या शिरोपिशु करेंगे, प्रतिमास नस या नस्य करेंगे, कर्णपूर्ण या मात्रावस्थी। तो अभ्यंग करेंगे त्वचा की मजबूती होगा, वात का शामक होगा। मतलब अगर तुम्हारी त्वचा रूखी है, अभ्यंग वगैरह करते हो तो ठीक हो जाएगी। शिरो अभ्यंग करते हो तो मानसिक शांति, बाल गिरना और बाल का पकना, मतलब बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं वो देर से होंगे, बाल गिरेंगे नहीं, जो आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई। और मानसिक शांति, मतलब आपको ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन वगैरह कम रहेगा। प्रतिमास नस या नस की बात करें तो सिर एवं नासिका रोगों में लाभकारी। सिर का अगर कोई रोग होगा और या नासिका का रोग होगा तो उसमें राइनाइटिस वाली कंडीशन वगैरह में बहुत अच्छा है। कर्णपूर्ण, कर्ण रोगों में लाभकारी। मात्रावस्थी, नियमित मलोत्सर्ग और वात का नियंत्रण करने में लाभकारी होता है। पंचकर्म का ऋतुओं में प्रयोग। तो दोष मतलब वात पित्त कफ संचय प्रकोप समन। तो वात पंचकर्म का प्रयोग करेंगे। ग्रीष्म, देखो वात का संचय जो होता है वो ग्रीष्म में होता है, प्रकोप वर्षा में होता है और प्रशमन जो होता है शरद में होता है। वात का जो अब बात करेंगे पित्त की, तो पित्त का जो संचय होता है वर्षा में, प्रकोप होता है शरद में और प्रशमन होता है हेमंत में। कफ का संचय होता है हेमंत में, प्रकोप होता है वसंत में और प्रशमन होता है ग्रीष्म में। तो जब किसी दोष का प्रकोप हो रहा है तभी हमें संशोधन कर्म करना चाहिए, यानी पंचकर्म करना चाहिए। जैसे ही वात का प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में हमें क्या करना चाहिए? अगर वर्षा ऋतु में हम नहीं करेंगे, ग्रीष्म वर्षा शरद, तो शरद ऋतु में उससे आपको वातज रोग उत्पत्ति देखने को मिलेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? इससे हमें क्या बदलता है कि वात का जो प्रकोप हो रहा है वर्षा ऋतु में, तो हमें क्या करना चाहिए? तो वात के लिए हमें बस्ती का प्रावधान करना चाहिए। पित्त का प्रकोप जो हो रहा है शरद ऋतु में हो रहा है, तो शरद ऋतु में क्या करना चाहिए? पित्त को निकाल देना चाहिए। पित्त को अगर नहीं निकालोगे तो पित्त से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आपके उत्पन्न हो जाएंगे। कफ का जो है प्रकोप कब हो रहा है? बसंत ऋतु में, तो बसंत ऋतु में हमें कफ का निवारण करना चाहिए, नहीं तो ये अग्नि को मंद करके रोग को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होगा ऋतुचर्या में। आधारणीय वेगों में अगर बात करेंगे तो आधारणीय वेगों से उत्पन्न रोगों में किस तरीके से हम चिकित्सा। तो मूत्र अगर आप मूत्र के वेग को आपने धारण किया तो मूत्र कृष्ट हो सकता है, अंगमर्द हो सकता है, अस्मरी हो सकती है। उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? स्वेदन कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं, बस्ती। तो इससे इन बीमारियों में आपको आराम मिलेगा। पुरीश अगर हो गया तो पुरीशावरोध, अधमान और पक्वाशय शूल हो गया, उसमें स्वेदन, अभ्यंग और बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। अधोवात, यानी नीचे से गैस नहीं निकल रही तो गुल्म, उदाव्रत और क्लम हो सकता है, मतलब बिना काम करे थकान हो सकती है। तो उसके लिए आप स्नेह, स्वेदन, विरेचन और बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। शब्द, यानी कि छींक अगर किसी को आ रही है तो छींक अगर किसी ने रोक ली है, ठीक है, नॉर्मली जो आजकल लोग रोकते हैं, तो उससे सिर शूल, आद्रित और इंद्रिया दुर्बलता भी हो सकती है। इसके लिए आप स्वेदन कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं, नस से ले सकते हैं। निद्रा के वेग को रोका तो अंगमर्द होगा, शिरोरोग होगा, आंखें भारी भारी लगेंगी, अक्षीगौरम जिसे कहा जाता है। स्वप्न कर सकते हैं और शिरो अभ्यंग कर सकते हैं, मतलब सर में मालिश करा लें किसी से। नॉर्मली अगर नींद नहीं आती तो सिर में मालिश करा सकते हैं, या फिर आप आराम से अच्छी नींद लें तो ये बीमारी आपको दूर हो जाएगी। सर्दी में कांडू, कोट, शोथ, पांडु हो सकता है, तो लंघन करें। अगर आपको उल्टी ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा ना खाएं, रुक्षण करा लें या धूमपान का सेवन करते हैं। ठीक है, और धूमपान वो वाला नहीं जो सिगरेट आप नॉर्मल स्मोकिंग करते हैं, जो प्रायोगिक धूमपान है, ठीक है, उसका प्रयोग करें। रेतस, अगर रेतस मतलब शुक्र को अगर आप रोकते हैं तो मेट्रशूल, हृदयशूल और ज्वर हो सकता है, तो स्वेदन करा सकते हैं, बस्ती करा सकते हैं, अभ्यंग करा सकते हैं। इन पंचकर्मों का आप प्रयोग करेंगे, जो इसमें कुछ पंचकर्म के पूर्व कर्म हैं, कुछ प्रधान कर्म हैं, कुछ पश्चात कर्म भी। इनका प्रयोग करने से आपको डेफिनेटली इन रोगों से आराम मिलेगा। ठीक है,
रासायनिक एवं बाजीकरण में पंचकर्म का महत्व। नावा शुद्धि शरीर से युक्तो रसायनम विधि न भाति वशशि क्लिष्टे संयोगा इवावी। मतलब अगर शरीर को आप शुद्ध नहीं करेंगे तो रसायन जो क्रिया करेंगे, रसायन का अगर आप बहुत अच्छा बढ़िया रसायन का भी सेवन कर रहे हैं तो उसका शरीर पर लाभ नहीं होगा। और अगर आपने शरीर को शुद्ध किया है और थोड़ा बहुत निकृष्ट रसायन भी, अगर मतलब नॉर्मल रसायन भी अगर आप सेवन कर रहे हैं तो उसका शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है, शरीर के अशुद्ध मल युक्त होने पर रसायन क्रिया प्रभावी यानी लाभकारी नहीं होती, क्योंकि जिस प्रकार गंदे वस्त्र पर रंग अच्छे से नहीं चढ़ पाता, ठीक उसी प्रकार रसायन शरीर के अशुद्ध होने पर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है, इसीलिए इसका मतलब यही है। रोग आतुर में पंचकर्म की उपयोगिता। जैसे वमन किसी को अगर हम लोग कराते हैं तो उसमें कफज विकार या त्वचा रोग में हम लोग वमन करा सकते हैं। अगर किसी को पित्तज विकार या उदर रोग से रिलेटेड समस्या है तो उसे विरेचन करा सकते हैं। अगर किसी से आम बात या वातज विकार यानी वात से रिलेटेड आम बात हो गया, वात रक्त हो गया, इस प्रकार का अगर कोई डिसऑर्डर है तो बस्ती करा सकते हैं। शिरो रोग हो गया, कोई भी मानसिक रोग हो गया, उन्माद हो गया, पसमार हो गया, तो उसमें नस्य वगैरह कर सकते हैं। रक्त दोष से रिलेटेड कोई भी स्किन डिसऑर्डर से अगर बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड हो गए हैं, कुष्ठ हो गया, कांडू हो गया, प्रमेय हो गया, कुष्ठ हो गया, कांडू हो गया, दद्रु हो गया, विसर्प हो गया, इस प्रकार के अगर कोई भी स्किन डिसऑर्डर से रिलेटेड बीमारी है तो उसमें आप रक्त मोशन करा दें। और इसका महत्व क्या है कि हम लोग पंचकर्म ही क्यों करा रहे हैं? नॉर्मली दवाई लेके शांत भी तो कर सकते हैं, तो उसका ये महत्व यहाँ पर आचार्य चरक ने बताया हुआ है। दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाँच ने जीताम संशोधने ने तू ना तेषाम पुनरुद्रवा। मतलब अगर आपने किसी दोष को दबा दिया या दवाई देके बैठा दिया तो हो सकता है वो दोबारा उत्पन्न हो जाए, लेकिन अगर आपने संशोधन करके उसको निकाल दिया, मतलब उस पूरे दोष को निकाल दिया, पूरे दोष को नहीं निकालना चाहिए, मतलब जो जितना ज़्यादा प्रकोपित हुआ उसे निकाल दिया तो पुनः उसके दोष के प्रकोप होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, कोई भी रोग जो उस दोष से हो रहा था वो दोबारा नहीं होगा। इसलिए पंचकर्म चिकित्सा यानी कि शोधन चिकित्सा का महत्व है, शोधन चिकित्सा को बेस्ट माना गया। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो